हेलो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं हम नए टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजपूतकालीन संस्कृति। राजपूतकालीन संस्कृति, अभी तक हमने राजपूतों का पूरा इतिहास पढ़ा। अब उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे कि उनकी संस्कृति कैसी थी। तो जहाँ तक राजपूतकालीन संस्कृति की बात है, तो राजपूतकालीन संस्कृति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनेक परिवर्तन को दिखाई देते हैं इस समय। और इसी समय में जो है राजपूतों के शासनकाल से ही सामंतवाद का उदय होता है। सामंती कवि से भावी हुई सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय होगा। इसी समय सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय होता है, क्योंकि राजपूत शासन में हमने देखा कि राजपूतों के समय में जो शासन पद्धति थी, छोटे छोटे भागों में राजपूत बटे हुए थे। और जो छोटे छोटे एरिया में राजपूत शासन बटे हुए थे। और उसके बाद जब ये आपस में लड़ते रहते थे, तो लड़ने के दौरान ये एक दूसरे को जब जीतते थे, तो जीतने के बाद उन क्षेत्रों को ये अपना एक प्रतिनिधि एज ए सामंत के रूप में अपना एक प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त कर देते थे। तो उन क्षेत्रों की देखभाल कौन करता था? उनका प्रतिनिधि अर्थात सामंत। सामंतवादी गणित का यहाँ से अगर वैसे सामंतवादी गणित की बात की जाए तो सामंतवादी गणित का उदय तो कुषाणों के समय से ही हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो सामंती गणित हमको देखने को मिलती है वो राजपूत काल में देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब जो शक्तिशाली राजा बनता था वो अपने अधीन कई सारे सामंत रखता था। जैसे उदाहरण के लिए चाणक्य वंशी शासकों को हमने देखा वो अपने अधीन लगभग 36 सामंतों की सेना रखते थे। चामान वंशी शासकों को हमने देखा पृथ्वीराज चौहान, उसने भी अपने अधीन काफी सामंतों को रखा। और उसके बाद जैसे परमार शासक ने को भी देखा, उनके सारे शासकों इसके अधीन भी बहुत सारे सामंतों को हमने देखा। तो अगर इसको ये कहा जाए कि राजपूत शासन जो है वो राजाओं के ऊपर नहीं शासन करते थे और जनता के ऊपर भी ये शासन नहीं करते थे, ठीक है। तो अगर ये राजपूत शासन जनता के ऊपर शासन नहीं करते थे, अपने अधीन राजा के ऊपर शासन नहीं करते थे, तो फिर ये शासन किसके ऊपर करते थे? तो ये शासन करते थे सामंतों के ऊपर, ठीक है। सामंतों के ऊपर ये शासन करते थे। ठीक है, सामंतों के ऊपर ये शासन करते थे। अब जहाँ तक सामंती प्रथा की बात है तो ये हम देखते हैं कि जिस एरिया को जब ये राजपूत शासक लेते हैं तो जीतने के बाद वहाँ की सारी जिम्मेदारी वहाँ के उन क्षेत्रों से कर वसूलना और उन क्षेत्रों पर जो है होने वाले छोटे छोटे विद्रोहों को दबाने का पूरा जो है श्रेय किसे दिया जाता था? सामंतों को दिया जाता था, ठीक है। शासन इस क्षेत्र से पूरी तरह से क्या हो जाता था? उदासीन हो जाता था। और यही सामंती प्रवृत्ति जो है आगे बढ़ के राजपूतों के पतन में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि ये जो सामंतवादी प्रवृत्ति को हम देखते हैं ये इस तरीके से होता था ऐसे विराम की तरह, ठीक है, पिरामिड की तरह, ऐसे पिरामिड की तरह होता था। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कोई नीचे का राजा है उस क्षेत्र का, ठीक है, यहाँ कोई राजा है शासन कर रहा था और उसके बाद जो है अब यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो कोई राजा शासन कर रहा है और इसने क्या किया कि अपने पड़ोसी राजा के ऊपर इसने हमला कर दिया। पड़ोसी राजा को पराजित करके इसको अपना बना लिया सामंत, है ना। जब इसने इसको अपना सामंत बना लिया तो इसने भी क्या किया, ये इसका सामंत होते हुए इसने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इसको जीत लिया, इसको सामंत बनाया। सामंत का सामंत को शामिल हो गया, ठीक है।
उप सामंत। तो और ऐसे ही इस सामंत ने भी क्या किया, इस सामंत पर अधिकार ग्रहण किया और इसके ऊपर इस तरीके से सामंतों के अंदर शांति प्रथा देखने को मिलती है। तो पूरी राजपूत शासन व्यवस्था कैसी थी, ऐसी पिरामिड की तरह थी और एक दूसरे के अधीन कई सारे सामंत रखे जाते थे। ठीक है, एक दूसरे के अधीन लोग कई सारे सामंत रखते थे। इस तरीके से पूरी शासन व्यवस्था इनका सामंतीकरण चलती थी और सामंत पूरी तरह से अपने स्वामी के प्रति वफादार होते थे। स्वामी के प्रति वो पूरी तरह से वफादारी का पालन करते थे, युद्ध में शहीद हो जाते थे, अपने प्राण को न्यौछावर कर देते थे। लेकिन कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि इस सामंतवादी रविशंकरी जो है क्या किया कि सामंत जो होते थे कभी मान लीजिए इसमें भी कोई शक्तिशाली शासक हुआ तो इसने क्या किया कि इस राजा के ऊपर इसे आक्रमण करके जब इसे जीतता है तो दूसरे के बाद उसका जो सामंत होता था उसको भी अपने अधीन कर लेता था, तो वो उसके अधीन चला जाता था। ठीक है, तो ये सब प्रवृत्ति जो है इनके पतन का एक कारण बन जाती है। ठीक है, तो ये जो सामंतवादी प्रवृत्ति आई तो ये राजपूत काल में जो है इसे अपने चरम पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। वैसे देखा जाए तो सामंतीकरण की जो भावना आई तो सामंतीकरण ये हमारे यहाँ स्वीकृत नहीं है। जब कुषाणों ने जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, चाहे वो शक पैर और कुषाण से लेते हुए जो भी विदेशी आक्रांता आए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने एक नई पद्धति को जन्म दिया, सामंतवादी प्रवृत्ति को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि जब कोई भी राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, कुषाणों के समय में पहली बार जब हमने देखा, जहाँ से इस प्रवृत्ति को उदय होते हुए हमने देखा, सामंतवादी प्रवृत्ति को जब हमने उदय होते हुए देखा, किसके शासनकाल में, सातवाहन और कुषाणों के शासनकाल में। ठीक है, कुषाण और सातवाहन के काल में। ठीक है, सातवाहन और कुषाणों के काल में हमने सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय होते देखा और इसका चरम काल देखते हैं धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ। हर किसी समय में भी हमने देखा कि सारे सामंतों का उल्लेख मिलता है। कन्नौज थानेश्वर कन्नौज से शासन करने वाले हर के समय में हमने देखा कि धीरे धीरे सामंतवादी जो ये प्रवृत्ति की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी सातवाहन और कुषाणों के समय में। जहाँ तक पहले शुरुआत देख सकते हैं, जहाँ तक इनकी शुरुआत का प्रश्न है तो हमने देखा कि सातवाहन के समय में सबसे पहली बार भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमिदान का पहली बार उल्लेख नागरिका के दान में हुआ है। नागरिका के नाना अभिलेख। ठीक है, नागरिका के नाना का अभिलेख में पहली बार भूमिदान का उल्लेख मिलता है। भूमिदान का पहली बार उल्लेख मिलता है और यही भूमिदान जो इसने भूमिदान दिया, तो अब भूमिदान जो भूमिदान दे दी जाती थी उन भूमि पर खेती कराने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, सामंत। यही से सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय माना जाता है। ठीक है, जैसे ही भूमिदान बड़ी बड़ी मात्रा में भूमि को दान दिया जाने लगा और यहाँ से क्या हुआ कि सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय देखने को मिला। अब सामंतों के माध्यम से यहाँ पर कृषि कार्य कराना, सामंतों के माध्यम से भूमि से राजस्व वसूल करना, ये सारी जिम्मेदारी और यहाँ पर होने वाले छोटे छोटे विद्रोहों को भी दबाने की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई सामंतों को। और यहीं से जो है सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ। यहाँ पे हम सामंतवादी प्रवृत्ति के उदय को देखते हैं और उसके बाद जब हम हर काल में आते हैं, कन्नौज हर कन्नौज के शासन करता था। इसके शासनकाल में जब हम देखते हैं तो इसके शासनकाल में कई सामंतों के बारे में हमें देख मिलता है, जैसे सामंत, महासामंत, प्रति सामंत, प्रधान सामंत, ऐसे कई सारे सामंतों का उल्लेख हमें जो है हर के समय में मिलता है।
लेकिन इसका जो चरमोत्कर्ष होता है वो राजपूत काल में आकर इसका चरमोत्कर्ष हम देखते हैं। और ये राजपूत काल में देखते हैं कि अभी ये बड़ी बड़ी सामंती सेना अपने अधीन करते रहे। ये है कि जो राजा होता था वो अब सामंतों के ऊपर शासन करने लगा, जनता के ऊपर नहीं करता था बल्कि सामंत के ऊपर शासन करता था। बड़ी बड़ी सामंती सेना लेके थे जो किसी भी राजा के ऊपर आक्रमण कर सकते थे। जैसा कि हर इसके बारे में कहा गया है कि ये असंख्य सामंतों की सेना हाथियों से सुसज्जित लेकर नर्मदा नदी के तट पर इसने उनकी नदी के विरुद्ध अभियान किया। अब ये सामंती सेना होने के कारण जो है कई सारे ऐसे सामंत होते थे जो, चूंकि यहाँ पर जैसे हमने पिरामिड संरचना देखी, आप कोई नहीं ये शक्तिशाली राजा है ना, मान लिया हमने इसको हर्ष को मान लिया, ये हर्ष है एक शक्तिशाली राजा। अब हर्ष के अधीन किसी राजा को भी सामंत बनाया है, अब इसके भी अधीन सामंत राजा है और इसके भी अधीन कुछ ऐसे सामंत, इस तरीके से सामंतों के अधीन ही सामंती शासन व्यवस्था चलती थी। तो यहाँ पर हर्ष ने जब दक्षिण भारत के शासक सिंह बुद्धि के ऊपर आक्रमण किया तो उस आक्रमण में इसने लगभग की सारी फौजों की सारे सामंतों की सेना लेकर गया हुआ था। अब यहाँ पे इसका जो मेन सामंत है, अब इसके अधीन जो सामंत होगा ये किसकी बात मानेगा, ये तो हर्ष की बात नहीं मानेगा, है ना, ये तो हर्ष की बात इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि ये डायरेक्ट हर्ष का सामंत नहीं है, ये तो हर्ष के सामंत का सामंत है ना। अब जब ये हर्ष के सामंत का सामंत है तो ये हर्ष के सामंत की बात मानेगा। वैसे ही ठीक ऐसे ही अब उसका जो सामंत होगा वो भी इसकी बात नहीं मानेगा, है ना। तो इस तरीके से जो ये सामंती सेना हुआ करती थी उस पर इस राजा का नियंत्रण उस तरीके से नहीं हो पाता था जिस तरीके से ये अपनी सेना पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। और इसी के कारण युद्ध में कई बार देखा कि जो सामंती सेना होती थी वो जब युद्ध का परिणाम अपने अनुकूल नहीं देखते थे तो ये वहां से भाग जाया करते थे, है ना। तो अब और ये नहीं पता का एक कारण होना चाहिए। तो अब इसके बाद हमने देखा इस राजकाल में जब सामंतवादी प्रगति अपनी चरम पर होता है, ठीक है, और यही इनके पतन का कारण होने लगा है। और इस तरीके से जो है सामंत का उदय अगर पूछा जाए आपसे कहाँ होता है तो उदय के लिए आप बता सकते हो कि अनुसारों के समय में के समय में होता है। तो ये राजपूत काल आते आते अपनी चरमावस्था पर जो है हमको दिखाई देता है। ये पूरी तरह से चरमावस्था काल किस समय माना जाता है, तो ये माना जाता है जो है राजपूत काल में। अब आगे हम देखते हैं राजपूत काल में उनके सामाजिक जीवन पर आगे देखते हैं। ये तो इनके राजपूत काल के सामंतवादी प्रवेश को देखा हमने। अब इसके बाद आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं। अभी हमने सामंतवादी प्रवृत्ति देखी राजपूत काल में। अब आगे सामाजिक जीवन के पहले थोड़ा सा देखते हैं मंत्री परिषद और फिर उसके बाद देखेंगे सामाजिक जीवन। ठीक है, तो पहले देखते हैं मंत्री परिषद। राजपूत कालीन संस्कृति के अधीन जो है मंत्री परिषद की बात अगर की जाए तो इस समय देखते हैं कि मंत्री परिषद का जो है प्रभाव धीरे धीरे राजपूत शासकों के ऊपर उनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि प्रबंध कोश में ये उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश ये किसकी रचना है, तो मेरी तुम की रचना है। प्रबंध कोश किसकी है, तो मेरी तुम लिख देते हैं। मेरी तुम ने लिखा प्रबंध चिंता मेरी तुम प्रबंध कोश, ठीक है।
प्रबंध कोश में ये उल्लेख मिलता है कि मेरे दिल की प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। तो ये प्रबंध कोश और प्रबंध चिंतामणि दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि एक बार लक्ष्मीकण कलचुरी शासक होता है लक्ष्मीकण, इसने एक सूत्रा रीति के प्रभाव में आकर उसके प्रभाव में आकर इसने एक बार जो है अपने मंत्री की सलाह की अवहेलना कर दी, अपने मंत्री की बात उसने नहीं मानी और मंत्री की सलाह के विपरीत से जाकर कार्य किया। तो इससे ये उम्मीद मिलता है और इससे पता चलता है कि राजपूत शासकों पर उसके मंत्रिपरिषद का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक ऐसा ही उल्लेख पर प्रबंध चिंतामणि में भी हुआ है और इसमें हुआ कि जो परमानवंशी राजा मुंज होता है, परमानवंशी राजा मुंज ने अपने मंत्री रुद्रादित्य की सलाह की अवहेलना करते हुए अपने मंत्री रुद्रादित्य की सलाह की अवहेलना करते हुए इसे चालुक्यवंशी राजा कल्याणी के चालुक्यवंशी राजा तैलकुटी की राजधानी पर इसने हमला कर दिया, क्योंकि तैलकुटी जो है मुझे से 6 बार पराजित हो चुका था और 6 बार पराजित होने के बाद मुझे जो है इसकी राजधानी पर आक्रमण करने का विचार मन में बनाया। तो इसके मंत्री रुद्रादित्य इसको सलाह दिया कि अगर आप इसकी राजधानी पर अटैक करोगे तो वहां पराजित हो जाओगे और इसने अपने मंत्री की सलाह की अवहेलना करते हुए मंत्री की बात को न मानते हुए इसने जो है तैलकुटी की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण को बंदी बना दिया जाता है और बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये उल्लेख मिलता है कि ये सारे शासक धीरे धीरे जो है अपने मंत्रिपरिषद की जो है उनकी सलाह की अवहेलना करने लगे और इसके कारण जो है उनके पतन का ये भी एक प्रकार का कारण बन जाता है, ठीक है। और तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि राजपूत शासक अपने मंत्रियों को दंडित भी करते थे, ठीक है, और अपराध जब उल्लंघित हो जाता था तो उनके नाम कान भी काट लिए जाते थे, नाम कान इनके अपराध जैसे हो जाते थे कि ये किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा अपराध किया हो या कुछ भी अपराध किया हो तो अगर इनके अपराध हो जाते थे तो इनके नाम कान काट लिए जाते थे। इस तरीके से जो है धीरे धीरे मंत्रिपरिषद का इनका प्रभाव कम होने लगा और जब चाणक्य ने भी उल्लेख किया है कि अगर राजा के पास कोई योग्य मंत्री नहीं होता था तो उस शासन सत्ता का जो है धीरे धीरे पतन हो जाता है, ठीक है। और उनके पतन का होना में कारण ये भी बन जाता है कि योग्य मंत्री का बाद में अभाव दिखाई देने लगता था। इनके शासन में योग्य मंत्रियों का अभाव हो जाता है। जो भी मंत्री होते थे मंत्रिपरिषद वंशानुगत से चलती थी। कैसे चलती थी? वंशानुगत से। वंशानुगत का मतलब समझते हैं? वंशानुगत का मतलब होता है कि मंत्री का लड़का मंत्री होगा चाहे उसके अंदर मंत्री के वो योग्य मंत्री के गुण हो या ना हो। जैसे शासन समिति राजनीति में जैसे देश का अधिकार पर चलती थी, राजा का लड़का जो बड़ा लड़का उसका वही शासन करता था, ठीक है। इस तरीके से जो है उत्तराधिकार में वंशानुगत व्यवस्था थी, ठीक है। राजा का उसके बाद शासक होगा। तो इस तरीके से जो है मंत्रियों में भी देखा गया है मंत्री परिषद हुआ करती थी, लोग ऐसी व्यवस्था चलती थी। तो ये भी वंशानुगत व्यवस्था में चलती थी। मंत्री का लड़का मंत्री होता था चाहे वो योग्य हो या न हो। तो ये बाद में कई सारे मंत्रियों को देखा गया जिनकी योग्यता की कमी हो जाती है, योग्यता की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जिसके कारण जो है धीरे धीरे साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये इनके पतन के लिए भी प्रकार से जिम्मेदार थे, ठीक है। योग्य मंत्रियों के आपका अभाव हो जाता है। जहाँ देखिए सामाजिक जीवन की बात है, राजपूतकालीन समाज कैसा था? तो राजपूतकालीन समाज वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में परिवर्तन था। कैसे था? तो वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था
वर्ण व्यवस्था में देखा जाता है तो 4 प्रकार के वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो 4 वर्ण कौन कौन से? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्णों का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। ब्राह्मण जो कि पुरोहित और मंत्री हुआ करता था, जो राजा को सलाह देता था, उचित और अनुचित को ध्यान में रखकर जो है ये राजा को सलाह दिया करता था। इसका कार्य होता था राजा को सलाह देना, राजा की मंत्रिपरिषद व्यवस्था में भाग लेना, और उसके बाद स्त्री जो होता था इसका कार्य सैन्य संचालन करना होता था। ठीक है। शासन की जिम्मेदारी स्त्री के कंधों पे हुआ करती थी। ये शासन की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता था। सैनिक शासन के नीचे जो भी सैनिक नियुक्त किए जाते थे कुछ स्त्रियों में से ही नियुक्त किए जाते थे, अर्थात रक्षा की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? वो क्षत्रियों की थी। वैश्य का कार्य क्या होता था? व्यापार वाणिज्य ये सब सारी चीजें करना इनका कार्य हुआ करता था वैश्य का। और उसके बाद शूद्र का कार्य जो है वो क्या हुआ करता था? तो शूद्र का जो कार्य होता था वो जो है बाकी उनकी जो है सेवा करना और कुछ ऐसे निम्न कार्य होते थे, कुछ निम्न कार्य करने का होता था, शूद्र का होता था। ठीक है। इस तरीके से प्रारंभिक समय में हमने देखा सामाजिक जीवन कैसा था, वर्ण व्यवस्था का राजा था, और यही वर्ण व्यवस्था आगे करके जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। कैसी व्यवस्था में? तो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। और जाति व्यवस्था में भी हमने देखा कई सारे जातियों का उल्लेख मिलता है। जातियों में भी बांटने में देखा कई सारी उपजातियों का उल्लेख मिलता है। जाति के अंदर भी उपजातियों का उल्लेख मिलता है। उपजातियां कल्लर की बात करेंगे 64 प्रकार की जातियों का उल्लेख हुआ है। 64 कहाँ हुआ है? तो कल्लर द्वारा राजनगरी में 64 प्रकार की जातियों का उल्लेख मिलता है। इस तरीके से जो है समाज में जो है ऊंच और नीच का भेदभाव भी विद्यमान था। ठीक है। ऊंच और नीच का भेदभाव था और कई जातियों के साथ जाति में ये आपस में बटे हुए थे। तो एक जो व्यवस्था थी इस समय की सामाजिक व्यवस्था वो थोड़ी जो है जटिल सामाजिक व्यवस्था थी। और इस समय जो है समाज में हमने देखा कि बाल विवाह का चलन भी हो चुका था। बाल विवाह का चलन हो गया था। कन्या का छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था। और बाल विवाह का जो सबसे बड़ा रूप दिखाई देता है वो सबसे बड़ा रूप था स्त्री की शिक्षा का ना हो पाना। ठीक है। स्त्री की शिक्षा का अभाव। अगर छोटी उम्र में किसी भी स्त्री का विवाह कर दिया जाता था तो पहला तो उसकी शिक्षा रुक जाती थी, आगे उसको शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता था, पहला कारण। और दूसरा होता था उसकी शारीरिक विकास, उसका पूरी तरह से शारीरिक विकास नहीं हो पाता था। इस तरीके से समाज में जो बाल विवाह का प्रथा, बाल विवाह की जो प्रथा चल रही थी, ये जो है समाज के स्त्रियों के पतन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है बाल विवाह प्रथा। क्योंकि इस प्रथा से जो है उनकी शिक्षा पहले की शिक्षा दी जाती थी और किसी भी समाज की शिक्षा के लिए सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व होता है वो स्त्रियों का होता है। अगर स्त्री शिक्षित होगी तो आने वाली कई सारी पीढ़ियों को शिक्षित करेगी और उससे समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा। इस तरीके से जो है ये राजपूतों में एक जो है ये कहते प्रथा की बाल विवाह। ठीक है। और दूसरा जो है सती प्रथा।
सती प्रथा भी उस समय प्रचलन में थी। सती प्रथा का मतलब क्या होता है? सती प्रथा का मतलब होता है कि जब कोई पति मर जाता था तो पति के मरने के बाद उसकी चिता पे उसकी इच्छा के विपरीत उसकी इच्छा नहीं है उसके विपरीत उस स्त्री को जो है उनकी चिता पे जबरदस्ती जला दिया जाता था। इसको कहते थे सती प्रथा। ठीक है, तो ऐसी सती प्रथा का भी चलन इस समय देखने को मिलता है राजपूत काल में। ठीक है, तो सती प्रथा, और इसके लिए ये लोग एक उदाहरण भी देते थे और ये कहते थे कि जिस एरिया की जो स्त्री सती होगी तो उसकी आने वाली 4 पीढ़ियां होने की भागीदार हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये जो सती प्रथा थी ये भी एक प्रकार की विशिष्ट प्रथा थी और जो उस समय चलन में थी। और जौहर प्रथा, जौहर प्रथा, इस समय जौहर प्रथा की प्रथा भी प्रचलन में थी। जौहर प्रथा कैसी प्रथा थी? तो जौहर प्रथा में एक यहाँ पर हमने देखा सती प्रथा में पति के मरने के बाद स्त्री सती होती थी, लेकिन जौहर प्रथा में एक सामूहिक चिता तैयार की जाती थी और सामूहिक चिता में शासक होता था और उसकी कई सारी पटरानियां हुआ करती थी। रानियों के सिवा कई सारी शासक पटरानियां रखता था और उसके बाद सेनापतियों की पत्नियां होती थी। तो इस तरीके से सती के लिए एक सामूहिक चिता तैयार की जाती थी और सामूहिक चिता में एक साथ जो है सारे स्त्रियां जो है जन्म लेती थी। उसी को क्या कहते हैं? जौहर प्रथा। जैसा कि हमने इसका उदाहरण देखा है पद्मावत में देखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने देखा इधर पद्मावत में रानी पद्मावती के बारे में ये कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और राजा रतन सिंह को जो है वो पराजित कर देता है और मार देता है। जब इस बात की खबर रानी पद्मावती को होती है तो उसने भी जौहर कर दिया था। अपने साथ जितनी भी सारी किले के अंदर जितनी भी सारी स्त्रियां थी उन सभी स्त्रियों के साथ उसने जो है एक सामूहिक रूप से चिता तैयार करवाई और वो सामूहिक रूप से उस चिता में जन्म ली। तो ये जौहर प्रथा इस तरीके की प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, और पर्दा प्रथा, इस समय पर्दा प्रथा का भी चलन था। तो समाज के लिए सारी प्रथाएं जो है चलन में थी। तो जब भी ये कहा जाए कि राजपूत समाज में जो है पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा और कई सारी पत्नियां, मतलब एक राजा कई सारी पत्नियां रखता था। बहु विवाह प्रथा इस समय चलन में होती थी। राजा कई सारा जो है विवाह करता था और कई सारी पत्नियां रखता था। इस तरीके से जो है इस राजपूत कालीन की जो सामाजिक जीवन था, जो समाज ये सारी जो प्रथाएं चलन में थी ये समाज को विघटित करती थी। ठीक है, ये समाज की प्रथाएं थी जिसके कारण समाज के जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था और तंत्र जादू सोना ये सब प्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। तो अब सामाजिक जीवन के बाद अब आइए आगे देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। हाँ, तो अभी तक हमने देखा राजपूत कालीन सामाजिक जीवन में। ठीक है, सामाजिक जीवन में कई सारी ऐसी प्रथाओं को हमने देखा। उसके बाद राजपूत कालीन आर्थिक जीवन देखेंगे। आर्थिक जीवन से पहले एक दो पॉइंट और जरा से देख लिया जाए। आर्थिक जीवन से पहले एक दो पॉइंट और इस पर चर्चा कर लिया जाए। जैसे राजपूत कालीन समाज में एक ऐसी प्रथा भी चलन में देखने को मिलती है, विधवा प्रथा देखते हैं। विधवा प्रथा इस समय विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जो भी स्त्री राजपूतों में देखा गया है कि इनका जब बाल विवाह, अगर हमने देखा इससे पहले कि जो राजपूतों में बाल विवाह चलन होता था, तो जब बाल विवाह चलन होता था किसी भी स्त्री का विवाह जब छोटी उम्र में कर दिया जाता था
तो हो सकता है कि श्रीमान बुजुर्ग में या किसी भी छोटी स्त्री का विवाह, मान लीजिए वो 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह कर दिया जाता है और 6 वर्ष की अवस्था में इसके पति की मृत्यु हो जाती है ना। तो जब उसके पति की बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाती है, इनका पुनर्विवाह होता नहीं था, तो ऐसी अवस्था में इनको जो है आजीवन रहते रहना पड़ता था, ठीक है, विधवा के रूप में जीवन जीना पड़ता था। और दूसरी बात कि जब ये वयस्क हो जाती थी तो उनके सर के बाल कटवा दिए जाते थे, सर के बाल मुड़वा दिए जाते थे, कटवा दिए जाते थे, ठीक है, सर के बाल कटवा दिए जाते थे। ठीक है, और इनका एक अलग जगह निवास बना दिया जाता था और इनको जो है आरामदायक बिस्तर पर रहने दिया जाता था। जमीन पर ही एक अपना चटाई पर सोती थी और खान पीन की व्यवस्था भी इनको बिल्कुल अलग हुआ करती थी। इनको ये कहें कि ऐसा भोजन दिया जाता था जिस भोजन में जो है नमक भी नहीं पड़ता था, मसाले वगैरह ये सारी चीजें नहीं दी जाती थी। उसमें जो है बहुत ही नाच और संस्कारी जीवन हुआ करता था इनका, विधवाओं का, ठीक है। तो ये एक प्रकार की निकृष्ट प्रथा जो है इस समय चलन में हमको देखने को मिलती है। और वैसे जो है स्त्रियों की शिक्षा का भी उल्लेख मिलता है इस समय की कई सारी, और शास्त्रिका के रूप में भी उनका स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। मंडन और राजकिशोर वगैरह के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है, जिनकी पत्नियां जो है विदुषी महिला थी, उनकी पत्नियां बड़े बड़े राजघरानों की महिलाएं होती थी, वो शिक्षा का अध्ययन करती थी, ठीक है, और शासन में बराबर की मान्यता करती थी, जिसका उल्लेख उनको कश्मीर की रानी मीरा, ये कश्मीर की शासिका है, उत्पल वंश की रानी है, रानी सीता, इसने भी शासन संचालन किया है। विजय भट्टारिका, इसका भी उल्लेख मिलता है, इसने शासन संचालन किया है, शासन प्रशासन को अपने हाथों में ले रहा है। सुगंधा, ये भी कश्मीर की सुगंधा, ये भी कश्मीर की शासिका है, इसका भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से कहा जाए तो स्त्रियों का प्रभाव, कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो राजघराने से संबंधित होती थी, उनका शासन प्रशासन का प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इनका सामाजिक जीवन था। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा आर्थिक जीवन की बात। जहाँ तक इनके आर्थिक जीवन की बात है तो इस समय राजपूत कालीन में इनका जो है अर्थव्यवस्था का सबसे जो प्रधान स्रोत होता था वो क्या होता था, कृषि कर होता था, यानी भूमि कर या कृषि कर, ठीक है, कृषि कर होता था। और भूमि को कई पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, उपजाऊ भूमि जैसे हुआ करती थी। तो जो कर होता था वो तीनवें हिस्से से लेकर 12वें हिस्से तक किया जाता था, 12वें हिस्से तक ले आया जाता है, ठीक है। जैसी भूमि हो उपजाऊ भूमि जैसे प्रकार की भूमि को कई क्राइटेरिया इसका भूमि का निर्धारण कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो ये भी 3 हिस्से से लेकर 12वें हिस्से तक जो है इस समय ऐसे भूमि कर लिया जाता था। ये इससे भी जो है साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। जैसे कहें इस समय पहले जाएंगे भारत सरकार की आय का प्रधान स्रोत कहाँ है, तो उस समय जो है प्रशासनिक सेवा करें, ये बैंक सेवा करें, ठीक है, प्रशासनिक विभाग भी लिया जाता है। लेकिन उस समय जो है आय का जो सबसे प्रधान स्रोत हुआ करता था वो क्या है, कृषि का था, भूमि का जो है आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। और इसके अतिरिक्त अन्य आय के जो साधन के रूप में व्यापार वाणिज्य ठीक है,
व्यापार वाणिज्य से भी कर लिया जाता था, ठीक है। ये भी आय का एक स्रोत हुआ करता था। तो भूमि खरीदने अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य से भी कर लिया जाता था। और इस समय इनके जो ये जैसे मनोरंजन के साधन है, मनोरंजन के साधन राजनीति क्या थे? मनोरंजन के साधन, इनके मनोरंजन के साधन क्या थे? तो घुड़सवारी, हाथी की सवारी, भूत क्रीड़ा, ठीक है, भूत क्रीड़ा आपके लिए एक मनोरंजन का साधन होता था। आपके क्यों सुनते हैं, अभी बता देते हैं आपके, ठीक है। ये मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो सवारी करना, तीरंदाजी करना, हाथी की सवारी करना, भूत क्रीड़ा जुआ खेलना, शतरंज वगैरह, तो आपके मतलब शिकार करना, ठीक है। तो ये इनके मनोरंजन के साधन होते थे। कुछ ऐसी भी प्रथाएं जैसे भूत क्रीड़ा, मदिरापान, अफीम का सेवन करना, आज ऐसे कुछ ऐसी प्रथाएं जो राजपूतों में चलन में थी, इसका सेवन राजपूत करते थे, ठीक है। और उसके बाद अब आगे देखते हैं इनके आर्थिक जीवन के बाद इनके धार्मिक जीवन को देखते हैं। इनका धार्मिक जीवन किस तरीके से होता था। आइए अब देखते हैं धार्मिक जीवन। राजपूत धार्मिक जीवन की बात की जाए तो इस समय जो है हिंदू धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का हमको उल्लेख मिलता है। ये दोनों धर्म अपने धर्म थे, इन दोनों धर्मों का बोलबाला था। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म इस समय जो है धीरे धीरे पतन हो रहा था। बौद्ध धर्म का उतना उल्लेख नहीं मिलता, हिंदू धर्म का उल्लेख मिलता है। ये आपके धर्म से था। और उसके साथ साथ जो है जैन धर्म का भी उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का चलन भी इस समय बहुत ज्यादा था। हिंदू धर्म के इस समय अवतारवाद की प्रधानता थी, ठीक है। अवतारवाद की प्रधानता थी। इस समय कई सारे ऐसे धर्म गुरुओं का उल्लेख मिलता है, जैसे शंकराचार्य, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन के जनक माने जाते हैं। अद्वैतवाद, इन्होंने कहा ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म सत्य, एक ब्रह्म, जगत मिथ्या है, एकमात्र अगर सत्य है तो ब्रह्म सत्य है, ठीक है। और जगत क्या है? मिथ्या है। और इन्हीं के जो है विचारों का खंडन करने वाले एक दूसरे जो है विद्वान हैं, जिनका नाम है रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य जी का उल्लेख मिलता है। इन्होंने एक अपना दर्शन दिया जिसका नाम था विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद ये सिद्धांत रामानुजाचार्य जी का है। इन्होंने कहा कि ब्रह्म तो एक है लेकिन कुछ गुणों के साथ विशिष्ट है, ठीक है। जैसे इन्होंने जो है ईश्वर और प्रकृति दोनों को माना। इन्होंने कहा कि ईश्वर भी है, ब्रह्म है, कैसा है? सगुण ब्रह्म है जो दिखाई देता है। और इन्होंने कैसे ब्रह्म को माना? निर्गुण ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता,
निराकार करने की बात करी है शंकराचार्य ने, लेकिन रामानुजाचार्य ने कैसे करने की बात करी है। ब्रह्म तो है लेकिन कैसे विशेष गुणों से परिपूर्ण है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो है इस पर प्रकृति का भी उन्होंने दे दिया और ईश्वर को कैसा माना, सगुण माना, जो दिखाई देता है सगुण भक्ति धारा से उन्होंने अपना विचार दिया, ठीक है, रामानुजाचार्य ने। और उसके बाद और है माधवाचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य, ठीक है। ये सारे ऐसे दर्शन शास्त्री हैं जिनका उल्लेख हमें इस समय मिलता है। तो इस तरह अवतारवाद की संकल्पना होती है, अवतारवाद का ज्यादा बोलबाला होता है और कई सारे देवी देवताओं की पूजा का चलन इस समय दिखाई देता है। अर्थात बहुदेववाद की संकल्पना थी, कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक है। और इस समय जो है शाक्त धर्म भी अपनी सर्वोत्कर्ष था। शाक्त धर्म अर्थात देवी की पूजा की जाती थी, देवी की उपासना। शाक्त धर्म मतलब देवी का धर्म होता है, तो ये देवी इस समय कई सारे देवियों की उपासना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो एक सारी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। तो इस प्रकार के और दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है जैन धर्म का बोलबाला था, जैन धर्म के बारे में उल्लेख मिलता है। कई सारे जो है जैन धर्म के प्रेरित मंदिरों का उल्लेख मिलता है। जैसे हमने देखा राजस्थान के आबू पर्वत से, वहां पर देखते हैं बिलवाड़ा का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और आदिनाथ का मंदिर, इन सभी का उल्लेख हमको मिलता है। इस तरीके से जो है इस समय धार्मिक जीवन था वो कैसा था, वो बहुदेववादी था, कई सारे देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, ठीक है। अब आइए इसका देखते हैं वास्तुकला, राजपूतकालीन वास्तुकला के बारे में। आइए कुछ दर्शनों को देख लेते हैं। दर्शन थोड़ा सा कुछ ऐसे दर्शन है जिनका सुन लेते हैं, उसके बाद फिर साहित्य कला करेंगे। और राजपूत दर्शन में देखते हैं एक साथ कुछ ऐसे दर्शन है जिनका उल्लेख मिलता है और कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसलिए जो है मुझे लगा दर्शनों को एक साथ बता जाए। जैसे पहला शंकराचार्य, अद्वैत। दूसरा है रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत। तीसरा माधवाचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य। और अगला है बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद।
ये बल्लभ चार्य का है और चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इनका एक संप्रदाय था गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का ये पूछा जा सकता है। ये सारे मुझे लगा ये काफी इम्पोर्टेंट है ये सब, तो इनको जानना जरूरी है, कभी भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप जानते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना 100% है। एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, मैच कराने के लिए लिखता है, ठीक है, इसमें मैच कराने के लिए दे देगा, चार मान दे देगा, तो ये तो ये इन चार मानों को इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा और इनको कहेगा मैच कराने के लिए दूसरे को इसको उठाकर जमा कर देगा और इसको उठाकर बाम कर देगा, ऐसे आगे पूछ करके देगा और मैच कराने के लिए देगा। आपसे पूछेगा कि विशिष्ट का द्रव्यवाद क्या है, ठीक है, तो आप इनके सामने जैसे ऐसे चार ऑप्शन रहेंगे, सबके सामने सबका मैच कराने के लिए देगा। शंकराचार्य के सामने दे दिया विशिष्ट का द्रव्यवाद, रामानुजाचार्य के सामने दे दिया द्रव्यवाद और मालवाचार्य के सामने अद्वैतवाद दे दिया। इस तरीके से जो है इनका मैच कराने के लिए देगा। तो जब आपको ये चीजें मालूम रहेंगी तभी आप मैच करा पाओगे, अदरवाइज जैसे आप मैच नहीं करा पाएंगे। तो इस तरीके से एक साथ रहे मेरे सारे दर्शन को हमने बताया, आप इन सभी दर्शन को एक साथ लिखिए, जो इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं साहित्य और कला। तो साहित्य और कला की अगर बात की जाए तो राजपूतकालीन साहित्य के बारे में विशेष उल्लेख चलता है और इस समय के साहित्य की बात की जाए तो ये कहा जाता है इस समय परमार व्यवस्थी राजा मुंज और राजा भोज, इनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ये दोनों शासक साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान उन्होंने दिया है और इसलिए इन दोनों शासकों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। परमार व्यवस्थी राजा भोज के बारे में तो ये कहा जाता है कि इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चित्रशास्त्र के क्षेत्र में आज भी जो है विशेष रूप से इन्होंने अपना योगदान दिया, चाहे वो दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे शिल्प कला का क्षेत्र हो, चाहे वो व्याकरण, कई सारे ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया और ये साहित्य के बहुत बड़े पुजारी होते हैं और ये विद्वान स्वयं विद्वान थे और कई सारे विद्वानों को इन्होंने अपने दरबार में आश्रय दिया, ठीक है, और ये सरस्वती के एक बहुत बड़े पुजारी होते हैं। इसीलिए इनके बिंदु पर एक पंक्ति कही गई है कि अद्यधारा निराधारा निरानंद सरस्वती, अद्यधारा निराधारा निरानंद सरस्वती, सर नहीं पढ़ने का देगा भोजे राजे देवते, ठीक है। ये पंक्ति किसके साथ उल्लेख की गई है? ये राजा भोज के साथ हुई हुई है। इनको साहित्य का के प्रति असीम प्रेम होने के कारण ये इनका उल्लेख किया जाता है और इस समय और साहित्यकार राजशेखर का उल्लेख मिलता है। राजशेखर ने कई सारे ग्रंथ लिखे, जैसे राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, भुवनपुर, कर्पूर मंजरी, ये सारे ग्रंथों का उल्लेख मिलता है राजशेखर का। तो इस समय जो है साहित्य का सर्वोत्कृष्ट प्रकार होता है। साहित्य के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े बड़े जो है विद्वान हो गए
कई सारे ऐसे राजाओं के दरबार में निवास करते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हो गए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का दरबारी कवि होता है, इसमें लिखा पृथ्वीराज को, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज को ये चंद्रवरदाई की रचना है। जय चंद्रिका उम्मीद महाकाल, ठीक है, जयानंद पृथ्वीराज में है। तो कई सारी ऐसी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि राजपूत काव्य साहित्य अपने चरम कक्ष पे रहा, ठीक है। और कई सारे ऐसे राजा हुए जिनका साहित्य के साथ असीम लगाव, असीम प्रेम था, और उन्होंने साहित्य का विशेष रूप से विकास किया, साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान दिया, ठीक है। चाहे वो सिर्फ प्रधान साहित्य हो, चाहे व्याकरण का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई ऐसा क्षेत्र हो, सभी राष्ट्र में जो है इन लोगों ने विशेष रूप से अपना योगदान दिया। साहित्य के साथ साथ आप देखते हैं कला के क्षेत्र में। अब आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इस समय की कला के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं कला। जहाँ तक राजपूत कला की बात है, तो राजपूत शासक बड़े उत्साही निर्माता थे। इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया है, मंदिरों का, मूर्तियों का निर्माण कराया इस समय में है। जहाँ तक मंदिरों और मूर्तियों की बात है, तो इन्होंने भुवनेश्वर, खजुराहो, राजस्थान, गुजरात आदि जगह जो है कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया है, कई सारी मूर्तियों का निर्माण कराया है, ठीक है। तो बात करें भुवनेश्वर या उड़ीसा में, तो यहाँ देखिए भुवनेश्वर में जो है जो यहाँ का फेमस मंदिर है भुवनेश्वर का, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, और उड़ीसा का ही है लिंगराज मंदिर, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर और उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आदि का विशेष रूप से जो है उल्लेख किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे यहाँ के सबसे दर्शनीय मंदिरों में एक है। ये पहला ये मंदिर बनाया गया है जो दिखने में बड़ा सुंदर बना है, लिंगराज मंदिर। ये उड़ीसा का बहुत ही सुंदर और प्यारा मंदिर बनाया गया है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भगवान सूर्य का मंदिर बनाया गया है। 7 रथों के सवार होने को दिखाया गया है। इसमें सजीवता का ज्यादा चित्रण किया गया है। ऐसा लगता है कि घोड़े मानो अपनी देश से पूरी तरह से जो है रथ को खींच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये भी बड़ा दर्शनीय मंदिर बनाया गया है। ये सारे मंदिर उड़ीसा में बनाए गए। और खजुराहो, ये चंदेल राजाओं की चंदेल शासक की खजुराहो में विशेष कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया। ये कहा जाए कि यहाँ बहुत सारे मंदिर बनाए गए खजुराहो में। खजुराहो का जो सबसे फेमस मंदिर है, खजुराहो का कंडेरिया महादेव का मंदिर, कंडेरिया महादेव, ये सबसे फेमस मंदिर है। भगवान शंकर का बनाया गया मंदिर, कंडेरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में बनाया गया है। ये एक अद्भुत मंदिर बनाया गया है। यहाँ का सबसे दर्शनीय मंदिर, सारे मंदिरों में सबसे, तो यहाँ के मंदिरों में सबसे फेमस मंदिर है कंडेरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर,
चंद्रमुखिका मंदिर, आज ये सारे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मंदिरों की श्रृंखला बनाई गई है खजुराहो में, और कुछ नम्रता के दृश्य यहाँ पे दिखाई देते हैं। काम वासना के दृश्य को भी यहाँ पे प्रधानता दी गई है, तो ये ऐसे सारे दृश्य बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहा जाए तो खजुराहो में चंदेल शासकों ने जो है मूर्तिकारी जो है विशेष रूप से यहाँ जो है उसका उल्लेख किया है, और बड़ा ही दर्शनीय जो है ये लोगों ने उसका चित्रण किया है, ठीक है। और इन सारे मंदिरों में सबसे जो भव्य मंदिर है वो कंदरिया महादेव का सबसे फेमस मंदिर है। ये पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में है, ये सबसे फेमस मंदिर है। 64 डोगरी का मंदिर, ये भेड़ाघाट में 64 डोगरी का मंदिर, ये भी मंदिर देवी का मंदिर है, बड़ा विशेष रूप से उल्लेखनीय मंदिर है। यहाँ पर बलि प्रथा दी जाती है और का चलन है, और दी जाती है। यहाँ की विष्णु का मंदिर है, ये भी बड़ा फेमस मंदिर है। और राजस्थान के कुछ मंदिर ऐसे हैं, राजस्थान ये जो है आबू पर्वत पर कई सारे मंदिरों को बनाया गया। राजस्थान के आबू पर्वत पर, आबू पर्वत राजस्थान में जो है, यहाँ का सबसे जो फेमस मंदिर है राजस्थान के आबू पर्वत का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये जैन धर्म से संबंधित जो है ये पार्श्वनाथ और आदिनाथ का मंदिर बनाया गया है। पार्श्वनाथ आदिनाथ समझ रहे हो क्या? आदिनाथ का हम में बड़ा है। आदिनाथ का ऋषभ देव इनका मंदिर है, ठीक है, बड़ा फेमस मंदिर है आबू पर्वत राजस्थान में। और ये सबसे फेमस मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। जैन मंदिर ये है दिलवाड़ा का, क्योंकि इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी दूसरे धर्म से प्रेरित होकर नहीं बनाया गया ये मंदिर, इसलिए जो है इस मंदिर को विशेष रूप से जो है ये कई बार एग्जाम में बना और आता भी है, हमेशा पूछा जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ के मंदिरों की विशेषता, उत्तर भारत के जितने भी सारे मंदिर हैं उनकी अगर प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो शैली से बनाए गए मंदिर, क्योंकि मंदिर बनाने की तीन शैलियाँ हुआ करती हैं, और उन तीन शैलियों के बारे में थोड़ा सा बता दें। पहली शैली है नागेर शैली, दूसरी है द्राविड़ शैली, और तीसरी है बेसर शैली। द्रविड़ नागर बेसर, ठीक है। नागर द्रविड़ बेसर या द्रविड़ नागर बेसर, ये तीन प्रकार की शैलियाँ हैं। नागर शैली के मंदिर हमको उत्तर भारत में दिखाई देते हैं, जिसकी विशेषता है शिखरयुक्त बनाए गए मंदिर जो है वो नागर शैली की विशेषता है। द्रविड़ शैली कहते हैं। द्रविड़ शैली ये कहें कि कई मंदिरों में सारे विभाजन होते हैं, जैसे 4-5 मंदिरों में जो बनाए गए मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली होते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। बेसर शैली को कहा जाता है, इन दोनों शैलियों का मिश्रण होता है, द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, बेसर शैली। इस तरीके से 3 प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया जाता है। और ज्यादातर जो है अगर आपको किसी उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बनाए गए तो आप बता सकते हो कि उत्तर भारत के जितने भी सारे मंदिर हैं वो किस शैली में बनाएंगे, तो नागर शैली में बनाएंगे। पहला शिखरयुक्त मंदिर कौन सा बनाया गया है? सबसे पहला शिखरयुक्त मंदिर तो देवगढ़ दशावतार का झांसी मंदिर, देवगढ़ गणितपुर में दशावतार मंदिर, दशावतार का मंदिर, ये देवगढ़ का है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी में है। ये पहला शिखरयुक्त मंदिर बनाया गया है, ठीक है। और ये मंदिर है जो उत्तर भारत में है, लेकिन बनाया गया है द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत में कौन सा ऐसा मंदिर बनाया गया है? तो तेरी मंदिर है, तेरी मंदिर, ये द्रविड़ शैली में बनाया गया, गुजरात में है, उत्तर भारत में है, लेकिन इसकी रचना शैली कैसी है तो द्रविड़ शैली की है। ये जानकारी पूछा जा सकता है, तो ये मंदिरों के बारे में सारी क्वेश्चन में ये सब पूछा जाएगा। और गुजरात का जो सबसे फेमस मंदिर है जिसको हमने नहीं बताया, जरा जान लीजिए। गुजरात का जो सबसे फेमस है मोढेरा का सूर्य मंदिर,
मुढेरा का सूर्य मंदिर। ये गुजरात का सबसे फेमस मंदिर है। चालुक्यवंशी शासकों ने बनाया है। अनेक बार गुजरात के चालुक्यवंशी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया है। मुढेरा का सूर्य मंदिर यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। तो इस तरीके से ये सारे मंदिर ये कहें तो कला के क्षेत्र में अर्थात वास्तुकला के क्षेत्र में भी राजपूतों का विशेष रूप से योगदान रहा है। तो राजपूत कालीन कला का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, धार्मिक जीवन की बात हो, चाहे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन में सारे क्षेत्रों में हमने देखा विशेष रूप से जो है हिंदू ने विकास किया। इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक रहा राजपूतकालीन सांस्कृतिक जीवन, उनका रहन सहन और उनके मनोरंजन के साधन, इनके युद्ध शैली, किस तरीके से ये सामग्री से रखते थे, कैसे युद्ध किया करते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है इनका स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो भी सारा योगदान रहा, किस तरीके से मंदिर निर्माण कराया, कहाँ कहाँ से फेमस मंदिरों का निर्माण कराया, उन सभी को हम लोगों ने आज इस चर्चा के माध्यम से पढ़ा, उसको समझा और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से रीड करिए। इससे बनने वाले क्वेश्चन आप इससे क्वेश्चन बनाएंगे। इस टॉपिक में हमने क्वेश्चन नहीं बनाया आपको, और यहाँ पर हमने आज आपसे क्वेश्चन का डिस्कशन भी नहीं किया। आप अपने से इसको ट्राई करिए, क्वेश्चन बना लीजिए और उसके बाद फिर हम एक वीडियो नेक्स्ट लेकर आएंगे जिससे संबंधित आने वाले क्वेश्चन को बनाकर उन क्वेश्चनों पर भी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।